बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं AHN2 यानी जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 है, BSN फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट। इसमें हमने स्टार्ट की हुई है आप लोगों के कोर्स का यूनिट 5 पल्मोनरी नर्सिंग। पल्मोनरी नर्सिंग में हम पढ़ रहे हैं डिजीज़ नंबर 3 आस्थमा का पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है पिछली वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, जो कि स्पायरोमेट्री कहलाती हैं। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं आस्थमा की डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट पढ़ते वक्त भी, और ख़ास करके डायग्नोसिस पढ़ते वक्त, और जो टाइप्स हम पढ़ेंगे इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगी वो टाइप्स पे होगी, उसके अंदर इन चीज़ों का जिक्र है कि स्पायरोमेट्री का बार बार उसमें जिक्र किया गया है, और साथ में जो PEF होती हैं, पीक एक्सपायरेटरी फ़्लो, उसका। तो ये वीडियो लेक्चर मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि पहले से इन दो डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आगे जाके इनका जिक्र हो या वैल्यूज़ वहाँ पे दी गई हो तो आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो देखिए, स्पायरोमेट्री किसे कहते हैं। लिखा है, इज़ कॉमन एंड एसेंशियल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट that measures how well the lungs work by assessing the volume of air inhaled and exhaled and the speed of breath. It is used to diagnose and monitor lung conditions such as asthma, COPD and other disorders affecting breathing. देखें, स्पायरोमेट्री जो है वो एक ऐसी कॉमन और एसेंशियल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि लंग्स किस तरीके से काम कर रही है, लंग्स की जो वर्क है वो ठीक है या नहीं। हम इसके थ्रू, स्पायरोमेट्री के थ्रू हम चेक करते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इनहेल हो रही है और कितना जो है वो एक्सहेल हो रही है, और स्पीड ऑफ ब्रीथिंग जो है वो हम चेक करते हैं कि एक ब्रीथ एक पेशेंट लेता है तो उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, नॉर्मल है या नहीं, इसके मुताबिक हम चेक करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये एक एसेंशियल एक डायग्नोस्टिक मेथड है जिसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं और मॉनिटर करते हैं डिफरेंट लंग्स कंडीशन को, जिसमें देखिए आस्थमा का बताया गया है, COPD का बताया गया है, और इसके अलावा दूसरे ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि ब्रीथिंग को अफेक्ट करते हैं, तो वो हम स्पायरोमेट्री के थ्रू डायग्नोस भी करते हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। अब देखें की मेजरमेंट्स इन स्पायरोमेट्री में कौन से की मेजरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मेजर की जाती हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है, FVC जिसे हम कहते हैं। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती हैं? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर टेकिंग ए डीप ब्रेथ लेने के बाद फोर्सफुली जितना वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर एक्सहेल किया जाता है उसको हम कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी, यानी लंग्स की वो कैपेसिटी कि आफ्टर ए डीप ब्रीथ फिर कितना फोर्सफुली, कितना वॉल्यूम जो है वो एक्सहेल हो सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। दूसरी जो चीज़ इसमें मेजर की जाती हैं वो है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, FEV1 जिसे हम कहते हैं। ये क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ FVC मैन्यूवर। FVC जो मैन्यूवर होती है, यानी FVC जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो हम चेक कर रहे होते हैं उसकी जो सीरीज़ होती हैं, उस सीरीज़ में से जो फर्स्ट सेकेंड होती हैं, उस फर्स्ट सेकेंड के अंदर फोर्सफुली कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो एक्सहेल किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं FEV1, यानी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ये हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम FEV1 और FVC रेशो चेक करते हैं। ये क्या होती हैं? द प्रोपोर्शन ऑफ ए पर्सन वाइटल कैपेसिटी दैट दे आर एबल टू एक्सहेल इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ फोर्स एक्सपायरेशन। It helps in differentiating between obstructive and restrictive lung diseases। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रेशो होती हैं FEV1 और FVC रेशो, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होते हैं, उसमें इसकी क्या वैल्यू आती हैं, और जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होते हैं तो उसमें इसकी क्या वैल्यू आती हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बात को समझे कि FEV1 और जो FVC रेशो है ये हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है FVC वो मालूम करेंगे, फिर हम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड यानी FEV1 जो है वो मालूम करेंगे, फिर हम जो FEV1 है उसको डिवाइड करेंगे FVC पे। तो जब हम FEV1 को डिवाइड करेंगे FVC पे तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं वो FEV1 FVC रेशो कहलाती हैं।
इसके बाद है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, पीएफ का जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था वो पीएफ क्या होती हैं? ऑल दो इट कैन बी मेजर्ड विद स्पायरोमेट्री, पीएफ इज़ ऑफन मेजर्ड यूजिंग ए सेपरेट डिवाइस कॉल्ड ए पीक फ्लोमीटर। जाहिर सी बात है, जब हम स्पायरोमेट्री करते हैं तो उसके साथ साथ हम पीएफ भी मालूम करते हैं, उसमें भी हम मेजर करते हैं, लेकिन पीएफ जो है वो अलग तरीके से भी मेजर किया जा सकता है एक डिवाइस के थ्रू। उस डिवाइस को हम कहते हैं पीक फ्लोमीटर। पीक फ्लोमीटर के थ्रू हम किस तरीके से हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो जो है वो मालूम करते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग देख के स्पायरोमेट्री जो है वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती हैं। इसका जो नेक्स्ट स्लाइड होगा तो उसमें हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो जो है इसका भी मेथड डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। अभी देखिए कि स्पायरोमेट्री जो है वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पेशेंट जो है उन्होंने क्या करनी होती है, डीप ब्रेथ जो है वो लेनी होती है। उसके बाद दे एक्सहेल एज फोर्सफुली एंड क्विकली एज पॉसिबल इनटू माउथ पीस कनेक्टेड टू द स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर के साथ एक माउथ पीस कनेक्ट होता है। उस माउथ पीस में उन्होंने डीप ब्रेथ लेने के बाद, डीप ब्रेथ लेने के सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि डीप ब्रेथ लेनी होगी। डीप ब्रेथ लेने के बाद वो जो माउथ पीस होता है जो स्पायरोमीटर के साथ कनेक्ट होता है उसमें जितना पॉसिबल हो उतना फोर्सफुली जो है वो एक्सहेल करनी होती है। अब क्या होता है, एक्सहेल करने के बाद पेशेंट जो फोर्सफुली उस माउथ पीस के अंदर एक्सहेल करता है तो फिर द स्पायरोमीटर रिकॉर्ड द डेटा एंड प्रोड्यूस ए ग्राफ कॉल्ड ए स्पायरोग्राम विच द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एनालाइज। ये जो स्पायरोमीटर होता है ये अब उस डेटा को रिकॉर्ड करता है जितना क्विकली जितना पॉसिबल हो सके माउथ पीस के अंदर। जब एक पेशेंट एक्सहेल कर देता है आफ्टर टेकिंग ए डीप ब्रेथ तो उस टाइम ये स्पायरोमीटर जो है ये उस डेटा को रिकॉर्ड करता है और एक ग्राफ प्रोड्यूस होती है। उस ग्राफ को हम कहते हैं स्पायरोग्राम। और उस ग्राफ के अंदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो उसको फिर देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो कितनी फोर्सफुली जो है कितनी फोर्सफुली एक्सहेलेशन की कैपेसिटी उस पेशेंट में है, कितना उसमें एक्सहेलेशन का और कितना वॉल्यूम जो है वो है। यानी जितनी हमने चीज़ें की, मेजरमेंट हमने डिस्कस की आगे कि FVC है, FEV1 है, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें फिर एनालाइज करते हैं। अब देखें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पायरोमीट्री की इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट्स हमारे साथ किस किस्म की आ सकती हैं। तो लिखा है कि नॉर्मल रिज़ल्ट क्या होगी, तो जाहिर सी बात है FVC और FEV1 और इसके साथ साथ जो हम FEV1 और जो FVC का रेशो निकालते हैं वो प्रिडिक्टेड नॉर्मल रेंज में होंगी। प्रिडिक्टेड वैल्यू का यहाँ पे आप लोग सुनेंगे स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं स्पायरोमेट्री के रिजल्ट्स की, या फिर आगे जाके आप लोगों के जो बुक से हम आसमा पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को यही जिक्र मिलेगा कि प्रिडिक्टेड वैल्यू या फिर पेशेंट बेस्ड। तो ये इस तरीके से निकाली जाती हैं कि पेशेंट के एज को देखा जाता है और पेशेंट की जो लेंथ होती है उसको भी देखा जाता है ताकि उसके लंग्स का जो लेंथ है और जो लंग्स की उसकी जो लेंथ है, डायमीटर है, वो भी मालूम हो जाए। तो उस तरीके से उसके लंग्स के डायमीटर को देखते हुए, उसके जो एज है उसको देखते हुए एक ख़ास वैल्यू उसके हिसाब से प्रेडिक्ट की जाती है और फिर वो ही पेशेंट बेस्ट या प्रेडिक्टेड वैल्यू कहलाती हैं, जो कि उस पेशेंट के लिए नॉर्मल तस्वुर की जाती हैं, यानी नॉर्मल होती हैं। तो जब नॉर्मल होता है तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ है, चाहे FVC हो गया, FEV1 हो गया या फिर रेशो हो गया, तो ये हमारे साथ नॉर्मल विद इन नॉर्मल रेंज, यानी विद इन जो प्रेडिक्टेड नॉर्मल रेंज है उसमें आती हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न का मतलब ये है कि पेशेंट को कोई अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त FEV1 जो है वो रिड्यूज़ होगी। ज़ाहिर सी बात है विद इन 1 सेकेंड जो FVC के जो सीरीज़ होते हैं उसमें जो फर्स्ट सेकेंड के अंदर जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती हैं वो रिड्यूज़ होगी। क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बंदा सही तरीके से वो एक्सहेल नहीं कर पाता, फुली एक्सहेल नहीं कर पाता, तो इसीलिए FEV1 जो है वो इसमें रिड्यूस होगी ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न के अंदर। और जो FVC है वो मे भी रिड्यूस हो सकती है या फिर इन नॉर्मल रेंज भी हो सकती है, लेकिन FEV1 जो है वो रिड्यूस होगी। और जब FEV1 रिड्यूस होती हैं तो जाहिर सी बात है FEV1 और जो FVC रेशो जब हम निकालेंगे तो वो भी रिड्यूस होगी। ये बिल्कुल जो है इसके साथ मैच करती है, यानी जो जब FEV1 रिड्यूस होगी तो रेशो भी जो है वो रिड्यूस आएगी। जैसा कि आस्थमा के अंदर, COPD के अंदर जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, इसमें क्या होता है FEV1 की जो वैल्यू है वो भी हमें रिड्यूस मिलती है, नॉर्मल से कम होती हैं, और जो FEV1 FVC रेशो हम निकालते हैं तो वो भी रिड्यूस आती हैं।
इसके बरअक्स रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में देख लें, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में क्या होता है, एफवीसी जो होती हैं, टोटल जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो होती हैं तो वो कम होती हैं। अब ये क्यों कम होती हैं, एफवीसी क्यों कम होती हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है, मतलब ये कि रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न का मतलब ये है कि लंग्स जो है वो फुली एक्सपेंड नहीं हो सकते। लंग्स जब फुली एक्सपेंड नहीं होते तो सही अमाउंट में जितना रिक्वायर एयर था वो इनहेल नहीं होता। जब इनहेल नहीं होता तो फिर वो फोर्सफुली जब फोर्सफुल वाइटल कैपेसिटी जो होती हैं वो भी रिड्यूस्ड होती हैं। लेकिन इसमें जो FEV1 है तो वो में भी रिड्यूस हो सकती हैं या फिर नॉर्मल रेंज में होती हैं। ज़्यादातर जो है वो अगर रिड्यूस होती भी है तो बहुत कम अमाउंट में वो रिड्यूस होती हैं या फिर ज़्यादातर वो नॉर्मल में ही होती हैं। क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है तो एक्सपायर करने में, फोर्सफुल एक्सपायर करने में उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। फोर्सफुल एक्सपायरेशन उसकी विद इन जो फर्स्ट सेकंड होता है वो हो जाती है। तो इसीलिए या तो ये नॉर्मल या तो अगर रिड्यूस होती भी है तो बहुत कम रिड्यूस होती हैं। इसीलिए जो FEV1 और FVC रेशो जब हम निकालते हैं तो रेशो या तो नॉर्मल होती है या फिर इंक्रीज़ होती है, ये रिड्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि FEV1 जो है वो या तो नॉर्मल या फिर वो रिड्यूस होती भी है तो बहुत कम रिड्यूस होती है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो रेशो हम निकालते हैं तो वो फिर या तो इंक्रीज़ आएगी, अगर इंक्रीज़ नहीं तो वो फिर नॉर्मल रेंज में आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है ये एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है और इसमें हमें रिड्यूस्ड FVC मिलेगी और साथ में जो रेशो है FEV1 या FVC का जो हमारे साथ रेशो है FEV1 और FVC रेशो वो या तो इंक्रीज़ आएगी, अगर वो इंक्रीज़ नहीं आई तो नॉर्मल में होगी। अब देखिए यहाँ पे ये रीज़न मैंने आपको लोगों को बता भी दिया, लेकिन मैंने लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं कि इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ FEV1 is reduced, but in restrictive lung diseases, FEV1 is not reduced or reduced in a very small amount. So therefore, FEV1 FVC ratio is normal, are increased in restrictive pattern and reduced in obstructive pattern. तो यही बात है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का स्पायरोमीट्री जो है वो कवर हो गया। अब देख लें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो को, PF जिसे हम कहते हैं। Peak expiratory flow is a measure of the fastest speed at which air can be exhaled from the lungs after a maximum inhalation. Maximum inhalation के बाद fastest speed के अंदर जो एयर लंग्स से एक्सहेल होती हैं उसकी जो मेजरमेंट होती हैं वो कहलाती है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। इसमें हम देखते हैं कि एक मैक्सिमल इन्हेलेशन के बाद पेशेंट कितना फास्टफुली कितने फास्ट स्पीड से एक्सहेल कर सकता है। इट प्रोवाइड ए क्विक असेसमेंट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इससे हम क्विकली असेस कर लेते हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, अगर है तो कितना है, इसको हम मालूम करते हैं। एंड इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग आस्थमा, और आस्थमा को मॉनिटर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक मेजरमेंट है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में से एक टेस्ट है। अब देखिए PF किस तरीके से PF जो है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मेजर की जाती हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या किया जाता है, द पेशेंट टेक ए डीप ब्रेथ इनटू फिल लंग्स कम्प्लीटली। क्या करता है पेशेंट जो है वो डीप ब्रेथ लेता है ताकि लंग्स जो है कम्प्लीटली फिल हो जाए। उसके बाद दे एक्सहेल एज फोर्सफुली एंड क्विकली एज पॉसिबल इनटू द पीक फ्लोमीटर। फिर जो पीक फ्लोमीटर होती हैं उसके अंदर जितना हो सके उतना फोर्सफुली क्विकली एक्सहेलेशन करते हैं। जब वो फोर्सफुली क्विकली एक्सहेल करते हैं पीक फ्लोमीटर के अंदर तो फिर क्या होता है, द पीक फ्लोमीटर गिव्स ए रीडिंग दैट इंडिकेट द PF टिपिकली इन लीटर्स पर मिनट। और वो जो पीक फ्लोमीटर होता है तो वो हमें एक रीडिंग दे देती हैं। वो जो रीडिंग हमें मिल जाती हैं तो वो हमें इंडिकेट करती हैं, बताती हैं कि PF जो है वो कितना है, और इसको हम लीटर पर मिनट में इसको हम मेजर करते हैं। आगे इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। देखिए अब यूजेस देख लें, PF के यूजेस क्या हो सकते हैं। तो आस्थमा के मैनेजमेंट में PF जो है इसको चेक करना पीक एक्सपायरेटरी फ्लो को, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसा कि देख लें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो इज़ ए वैल्यूएबल टूल इन मैनेजिंग आस्थमा। Patient can monitor their PF regularly to detect early sign of an asthma exacerbation and adjust their medication accordingly. अब ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल है आस्थमा को मैनेज करने के लिए। किस तरह, तो इसके थ्रू पेशेंट्स जो है वो अपने ख़ुद का रेगुलरली वो PF जो है मॉनिटर वो कर सकते हैं, ख़ुद से भी कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि इससे पता चल जाता है कि अगर कोई एयरली बहुत ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, एयरली साइंस जो है वो मिल जाते हैं आस्थमा के एक्सर्बेशन के, तो फिर एडजस्ट करना मेडिकेशन को सही तरीके से उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना, फिर ईज़िली बंदा एडजस्ट कर सकता है। अगर उसे पता चले कि ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है तो फिर आस्थमा एक्सर्बेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी इस तरह। फिर दूसरा जो इसका एक यूज़फुल एक है यूजेस की, तो वो किस में है, तो
ट्रीटमेंट के जो इफेक्टिवनेस होती हैं उसको असेस करने के लिए। पीएफ रीडिंग कैन हेल्प डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ आस्थमा मेडिकेशन, कि आस्थमा की मेडिकेशन जो है वो वाकई काम कर रहे हैं या नहीं, उनकी इफेक्टिवनेस को मालूम करने के लिए भी ये एक काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट टूल है। इसके थ्रू हम ये जान लेते हैं कि पहले कंडीशन कैसी थी, पहले ऑब्स्ट्रक्शन कितनी थी, पहले इसकी जो पीक एक्सपायरेटरी फ़्लो है वो कितनी थी, अब कितनी है, हमें मालूम हो जाती हैं। तो इससे हम पता कर लेते हैं, हम जो है वो जान लेते हैं कि मेडिकेशन काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा एक्शन प्लान में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे। पीएफ रीडिंग आर ऑफन पार्ट ऑफ आस्थमा एक्शन प्लान विच प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ आस्थमा। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा लेवल ऑफ आस्थमा है, जो कि आगे हम डिस्कस कर रहे हैं आस्थमा के टाइप्स। तो उसमें आप लोग जान लेंगे कि माइल्ड है, सीवियर है, माइल्ड परसिस्टेंट है, माइल्ड इंटरमिटेंट है, तो उसका अंदाज़ा इससे हो जाता है पीएफ के रिज़ल्ट को देख के। समरी में मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी बस एक टच जो है वो आप लोगों को दे दूँगी कि स्पायरोमीट्री और पीएफ मेनली हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, मेनली इनमें क्या फ़र्क है। तो देख लें, स्पायरोमेट्री प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट लंग फंक्शन इंक्लूडिंग FVC, FEV1 एंड द FEV1 FVC रेशो एंड एसेंशियल फॉर डायग्नोजिंग लंग डिजीजेज। अब इसमें हमें पूरा जो लंग फंक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी कितनी है और ये FEV1 जो है वो कितना है और रेशो FEV1 FVC का कितना है, ये हमें पता चल जाता है। तो इससे हम लंग डिजीज़ को डायग्नोज कर लेते हैं। इसके बाद PF को देख ले। PF में क्या होता है, ये क्विक मेजर होती है कि उसमें हम मेजर करते हैं कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सहेलेशन की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, एंड पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर आस्थमा मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, और ख़ास तौर पे आस्थमा के मैनेजमेंट के लिए और मॉनिटरिंग के लिए PF यूज़ की जाती हैं। अब नॉर्मल वैल्यूज़ देख ले, स्पायरोमीट्री के देख ले। स्पायरोमीट्री में जो FVC होती हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 80 to 120% ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू का मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कि प्रेडिक्टेड वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। पेशेंट के एज को देखा जाता है, उसके जो लेंथ होती है, लंग्स की लेंथ को देखने के लिए उस पेशेंट की खुद की जो उसकी लेंथ होती है उसको मेजर की जाती है। आप लोग देख लेंगे क्लिनिकल्स पे जब जाएंगे स्पायरोमीट्री में, तो फर्स्ट वो पेशेंट की लेंथ को मेजर करते हैं, फिर एज पूछते हैं, इस तरह वो प्रेडिक्टेड वैल्यू पहले निकालते हैं। फिर वो जो उसकी पेशेंट की प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है या पेशेंट बेस्ट उसे हम कहते हैं, तो उस पेशेंट बेस्ट या प्रेडिक्टेड वैल्यू के 80 या 120% अगर उसका आ जाए रिज़ल्ट, यानी एक प्रेडिक्टेड वैल्यू आपने रखी हुई है, अब आपके पास जो आपने स्पायरोमेट्री की उसके बाद आपको FVC की रिज़ल्ट मिल रही है, तो अगर वो 80 to 20% है उस प्रेडिक्टेड वैल्यू के, तो मीन्स के नॉर्मल है। इसी तरह FEV1 जो है वो भी अगर 80 to 120% ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू है तो फिर नॉर्मल है, और जो FEV1 और FVC रेशो है वो अगर 70% से अबाव है तो फिर नॉर्मल है। अब देख लें PF के नॉर्मल वैल्यूज़। तो PF की नॉर्मल वैल्यूज़ मैंने आप लोग बता दी कि ये लीटर पर मिनट हम इसको देखते हैं लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो मेल्स के लिए 400 to 650 लीटर पर मिनट, और जो फीमेल्स हैं तो उनके लिए 300 to 500 लीटर पर मिनट। उनके एज पे डिपेंड करता है, उनके एज को देखते हुए, तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ है उसके लिए। अब यहाँ पे PF के साथ हमें 3 जोन्स मिलते हैं। एक इसका ग्रीन जोन होता है। ग्रीन जोन मींस के जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्पायरोमेट्री के लिए बताया उस तरह यहाँ पे भी प्रेडिक्टेड वैल्यू पहले निकाली जाती हैं, और उस प्रेडिक्टेड वैल्यू के 80 to 100% अगर रिज़ल्ट आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट ख़तरे से बाहर है, ग्रीन जोन के अंदर है। अगर आपको प्रेडिक्टेड वैल्यू के 50 to 79% तक मिल जाए तो फिर येलो जोन, यानी पेशेंट ख़तरे में है, लेकिन मतलब ये कि मैनेज हो सकती हैं, विद इन येलो जोन है। लेकिन अगर लेस दैन 50% ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू हो तो उस टाइम उसका मतलब ये है कि वो रेड जोन में है, पेशेंट ख़तरे में है, कंडीशन उसकी सीवियर है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये कवर हो चुकी हैं आप लोगों की जो स्पायरोमेट्री और PF से रिलेटेड जो आप लोगों को ज़रूरी थे, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को जो टाइप्स है आस्थमा के तो वो पढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे जो लेवल्स या टाइप्स आप कह सकते हैं, तो वो पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखेंगे, जिसके साथ ये आस्थमा का जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।